चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल Q, रेडियस R, डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर। देखिए यदि हम लोग बात करें कि ये कोई स्फीयर, देखो ये कोई स्फेरिकल सेल है और स्फेरिकल सेल से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। ये कोई पॉइंट R डिस्टेंस पे है, R ग्रेटर देन R, R इक्वल टू R, R लेस देन R। तो हम लोग का जो फार्मूला आता है V एज ए फंक्शन ऑफ R। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल KQ/R इनसाइड, KQ/R सरफेस पे भी, और आउटसाइड आता है KQ/r। ये फार्मूला याद होगा। यदि इसका हम लोग ग्राफ देखें तो पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ ऐसे आता है। चलिए अब हम लोग से पूछा गया कि क्या है K, देखो 1/4πε को क्या कहते हैं, KQ/R पॉइंट आउटसाइड, KQ/R इनसाइड। तो ये करेक्ट है। Q फॉर बोथ पॉइंट इनसाइड आउटसाइड द सेल, है ना? नहीं, Q नहीं होता है, 0 आउटसाइड 0, ये गड़बड़ है, 0 बोथ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या बोला गया कि फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E along x एक्सिस इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस और ये है y एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बोला गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू x एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू x एक्सिस along the axis इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो इक्विपोटेंशियल जो होगा YZ प्लेन में होगा और x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं प्लेन परपेंडिकुलर x एक्सिस करेक्ट है, प्लेन पैरेलल टू YZ मतलब बोथ 1 और 2 करेक्ट। क्लियर? इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसका प्लेन जो होगा x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। x एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होता है? YZ प्लेन। तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस YZ प्लेन के अलॉन्ग होगा या उसके पैरेलल होगा। यहाँ पे देखिए 3 नंबर, यहाँ बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है बिटवीन 2 चार्ज प्लेट। व्हाट विड बी द वर्क डन मूविंग चार्ज Q along द क्लोज पाथ। देखो यहाँ जो फील्ड होती है E होती है इज कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन इन क्लोज लूप 0 आता है। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन इन क्लोज लूप 0 आएगा। यहां ध्यान दो, अगले पे कह रहा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम Q से P तक। देखो यहाँ पे 2 फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक एक्सटर्नल, दोनों से मिलके वर्क डन 0 हुआ। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बीच डॉट प्रोडक्ट, और कहाँ से शुरू किए? R से P तक। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आएगा?
डेट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर, आर से पी, पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, यहाँ क्या बोला जा रहा है, सब लोग यहाँ ध्यान दें। बोला जा रहा है कि दो चार्ज Q1 Q2 प्लेस किए गए हैं कितना पे, 30 पे, Q1 Q2 30 पे, Q1 Q3 40 पे। अब बोला जा रहा है कि जो Q3 है, द चार्ज Q3 मूव सर्कुलर आर्क इसके एलोंग C से D ले गए, तो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको इसके टर्म में लाना है और यहाँ K की वैल्यू बताना है। चलो एक काम करते हैं, ये वाला डिस्टेंस बताओ तो पहले कितना हुआ, तो ये 30 40, तो ये 50 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर है? चलो हम लोग एक बात करते हैं, शुरुआत में U ऑफ सिस्टम देखते हैं, तो K Q1 Q2 Q1 Q2 बाई 30 इंटू 10 टू पावर माइ +2 हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, प्लस K Q1 Q3 बाई 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, प्लस K Q2 Q3 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। U फाइनल की बात करो, तो U फाइनल का मतलब ये Q3 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले Q1 Q2 का देखो, K Q1 Q2 बाई 30 इंटू 10 टू पावर 2, K Q1 Q3 अगेन देखो, पहले भी 40 पे, अगेन 40 पे ही है, तो ये भी 40, इसमें भी कोई ऐसा चेंजिंग नहीं आई। लेकिन इस बार Q2 Q3 देखो, पहले 50 के सेंटीमीटर पे था, अब ये 40 और ये 30, तो ये 10 सेंटीमीटर आया ना, तो ये आया 10 इंटू 10 टू पावर 2। अब यदि हम लोग बात करें डेल्टा U का, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सेम है कैंसिल, ये सेम है कैंसिल, बचा कितना, K Q2 Q3 इंटू 10 टू पावर 2 1/10 माइनस 1/50 हुआ बच्चों। चलो ये कितना आया, ध्यान से देखो, K की वैल्यू रख लो, K की वैल्यू रख लेते हैं, K के टर्म में नहीं दिया गया ना, 1/4 नहीं, K के ही टर्म में दिया गया, K इंटू Q3 टाइम्स Q2 रखो इधर, ये आया 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू K Q3 इंटू 8Q2 डेट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर से फर्स्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, ये क्या दिया गया बच्चों, कह रहा है कि ए मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस है परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P दिया है, P इज इक्वल टू 10 टू पावर -29 कूलॉम मीटर। फिर इन्होंने कहा कि ए 1 मोल, तो 1 मोल, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डेट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर के बराबर। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इतने का, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को सडनली कितना से चेंज कर दिए, 60 से, कितना से चेंज कर दिए, 60 से। अब एंगल कितना बन गया, डाइपोल और फील्ड के बीच का एंगल 60 बन गया। अब डाइपोल क्या होगा, फील्ड के अलोंग एलाइन होगा, और जब डाइपोल फील्ड के अलोंग एलाइन डाइपोल होगा तो हीट लॉस करेगा। तो आपसे पूछा गया कि हीट रिलीज, तो देखो होने वाला क्या है, सब लोग देखें, थीटा इनिशियल 60 डिग्री, थीटा फाइनल 0 डिग्री, U
इनिशियल माइनस पी ई कॉस 60 यू फाइनल माइनस पी ई कॉस 0। अब यहाँ से यदि हम लोग हीट लॉस की बात करें, हीट लॉस डेट इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इनटू टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये तो एक मॉलिक्यूल के साथ हुआ ना, इसके अंदर एक मोल है तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो यहाँ कितना आने वाला हीट लॉस बताओ, यू इनिशियल कितना हो जाएगा, पी ई कॉस 61/2 माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा, पी ई इंटू 6 इंटू 10⁻23। चलो ये वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 पी की वैल्यू 10⁻29 विद माइनस साइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻6 है इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो ये वैल्यू, ये 29 23, ये देखो 29 20 कैंसिल हो गया तो 3 जूल। तो हीट लॉस 3 जूल आएगा। करेक्ट। एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट दिया, अब डाइपोल मोमेंट पहले फील्ड के अलॉन्ग था, लेकिन अब फील्ड को हम लोग रोटेट कर दिए, तो एंगल बिटवीन फील्ड और डाइपोल मोमेंट 60 बना इनिशियली। अब डाइपोल सब अलाइन हो गए अलॉन्ग फील्ड, हीट लॉस करेंगे तो इनिशियल एंगल 60 लेंगे, फाइनल 0 लेंगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल लॉस, हीट लॉस क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, और एक मॉलिक्यूल के साथ इतना हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अवोगाड्रो नंबर के बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आइए, देखिए क्या बोला जा रहा है बच्चे, व्हाट हैपन व्हेन कंडक्टर इज प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कंडक्टर को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप रखते हो तो क्या होता है, तो कह रहा है द फ्री चार्ज कैरियर मूव एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कंडक्टर adjust itself such a way that electric field due to induced charge opposite in the external field within conductor। ये तो करेक्ट बात है, ट्रू बात है। जैसे मान लो कि ये कंडक्टर हमने लिया, इस कंडक्टर को जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है कि इस पे निगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसके वजह से एक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है। अब यहाँ पे दो फील्ड है, एक इंड्यूस फील्ड भी है और एक एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है। अब इन्होंने क्या कहा, तो ये ट्रू है, कह रहा है कि इन द स्टैटिक सिचुएशन, स्टैटिक सिचुएशन का मतलब कोई भी चार्ज का मोशन नहीं हो रहा है, चार्ज जहाँ पे जो है वो रेस्ट में है, स्टेशनरी है। तो इन स्टैटिक सिचुएशन द टू फील्ड कैंसिल ईच अदर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0। ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो कौन सा ट्रू होगा, बोथ 1 और 2 ट्रू है। आगे आइए, यहाँ देखिए कह रहा कि 3 पॉइंट चार्ज Q इतना और इतना प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड है, वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स तो इंक्रीज द सेपरेशन, कोई बात नहीं। इस सेपरेशन को बढ़ा के 2 वे करना है। पहले सेपरेशन कितना है, A। चलो चार्ज कितना कितना है बच्चों, चार्ज कितना कितना है, यहाँ पे चार्ज बोलो कितना है, +Q, यहाँ -2Q, यहाँ पे है -2Q। चलो पहले U इनिशियल लिखें, U इनिशियल कितना आया, तो यहाँ आया KQ/A, KQ इंटू माइनस, चलो यहाँ पे इसका पहले बात करें
तो ये आ जाएगा -2k⁴/a, निगेटिव आने वाला है इसमें। इन दोनों में पॉजिटिव आएगा, डेट इज 4k⁴/a। इन दोनों में निगेटिव आएगा, डेट इज इक्वल टू -k⁴/a। ये तो 0 आ गया। इसी तरह u फाइनल भी फाइंड करोगे तो u फाइनल भी 0 आएगा। अब वर्क डन एक्सटर्नल क्या होता है, u फाइनल माइनस u इनिशियल, डेट इज इक्वल टू 0, डेट इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 0। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो बच्चों, अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर क्लोज इनक्लोज ए चार्ज 5, अनदर चार्ज इतना प्लेस इनसाइड द स्फीयर, देन नेट फ्लक्स। देखो यदि ये स्फीयर है, इसके अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है पहले से, 5 माइक्रोकूलम, और अलग से चार्ज कितना रख दिए, -5 माइक्रोकूलम। 5 बराबर क्या होता है, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इन क्या होने वाला है, +5 माइक्रोकूलम -0। तो यहाँ से मिला phi इक्वल टू 0। करेक्ट? देखिए यहाँ पे दिया गया कि बच्चों, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस 60। ये बताओ पॉइंट चार्ज के वजह से फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू k⁴/r² होता है। बताओ E कितना दिया बेटा, E कितना दिया है 2, k की वैल्यू 9 × 10⁹, Q पता करना है, और डिस्टेंस कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 60 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से Q कैन बी रिटन एज 2 × 3600 × 10⁻⁴ डिवाइड बाई 9 × 10⁹। देखो ये कितना हो गया, 4800 × 10⁻, कितना होगा ये 9 × 4 = 13। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, किसके टर्म में देना हमको, 800, तो 8 × 10⁻⁻11 कूलम। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, पहला। क्लियर? फार्मूला बेस है। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन एक्सटर्नल फील्ड जनरेटेड बाय ये पॉइंट चार्ज। देखो यदि ये पॉइंट चार्ज है, ये कोई पॉइंट चार्ज, तो इससे फील्ड कैसे जनरेट होती है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो जहां E यहाँ पे होगी, E इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म के ऊपर F नेट नेवर 0 और टॉर्क नेट में बी 0। यही यूनिफॉर्म होता, तो यूनिफॉर्म में एफ नेट मस्ट भी 0 होता है और टॉर्क में भी होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू फील्ड में बी 0। ठीक है, आगे आओ। यहाँ क्या दिया गया है, सब लोग यहाँ ध्यान से देखें। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट ए डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू उनके बीच की दूरी। Q कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 को, और डिस्टेंस 10⁻10 कूलम मीटर।
तो ये कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर, डेट इज इक्वल टू फर्स्ट वन, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। आइए यहाँ पे कह रहा कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो यहाँ ध्यान दो, इस पॉइंट को ए बोलें तो ये भी ए हो गया, ये पॉइंट बी है तो ये भी बी है। तो तीनों कैपेसिटर ध्यान से देखा जाए तो ए और बी के बीच, और सब 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड। अब पैरेलल है तो कितना आ जाएगा बताओ तो, सी इक्विवेलेंट 9 माइक्रोफैरड। कौन सा करेक्ट होगा? पहला। आइए यहाँ ध्यान दीजिए, असर्शन में बोला गया है देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सही बात है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। अब पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब वर्क डन 2 पॉइंट के बीच में ले जाने में 0 हो रहा होगा, तो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन। ये भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो पहला आप कर देंगे। पोटेंशियल का डिफिनेशन हम लोग यहीं से दिए थे कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, वही उस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यदि पोटेंशियल वर्क डन 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा ये। यहाँ पे आइए, कहा गया कि मैच द फॉलोइंग कॉलम, चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड बिलो, कंसिडर द डायलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द फुल ऑक्युपाइड इन रीजन, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड द चार्ज प्लेट। तो सबसे पहला बात, सी नॉट जो होता है ऑप्साइलेंट नॉट A/D होता है, और सी आ जाएगा ऑप्साइलेंट नॉट AK/D। क्लियर? जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट जो होते हैं सिग्मा बाई ऑप्साइलेंट नॉट, जो बाद में आएगी वो आएगी सिग्मा बाई ऑप्साइलेंट नॉट K या सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस बाई ऑप्साइलेंट नॉट। क्लियर है? साथ में चलो एक एक चीज़ को मिलाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सिग्मा माइनस सिग्मा, दूसरा तो पहले का 2 नंबर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस भी, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक आसान तरीका हो गया, V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू डी। V बराबर E इंटू डी। अब E इंटू डी को क्या लिख सकते हैं बताओ तो? E इसके टर्म में लिखो, यहाँ E को लिखेंगे सिग्मा बाई ऑप्साइलेंट नॉट K इंटू डी, और सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाई A ऑप्साइलेंट नॉट K डी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? QD बाई A ऑप्साइलेंट नॉट। ये पहला नंबर, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है? उसके बाद फिर बोला है कैपेसिटेंस विद द डायलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट, डायलेक्ट्रिक बिटवीन, तो ये तो 4 है, ऐसे ही ऑप्साइलेंट नॉट AK/D, तो इसका 4 हो गया। तो ऑब्वियस है इसका कौन सा बचा? इसका हो जाएगा थर्ड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? सेकंड। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 टाइनी स्फेरिक स्फेयर्स कैरिंग द चार्ज इतना और इतना लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द इन द प्लेन। चलो इन्होंने कहा कि ये एक स्फीयर है, इस टाइनी स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज Q1 कितना दिया बच्चों? 1.5 माइक्रोकूलम, Q2
ये दिया है 2.5 माइक्रोकूलम। इनके बीच की दूरी कितना है बच्चों? तो इनके बीच की दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर। अब इनके मिड पॉइंट पे कोई प्लेन है, इस प्लेन पे यहाँ से कितना सेंटीमीटर की दूरी पे? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल बताना है। ये बताओ, ये दूरी को R यदि हम लिखें तो R कितना होगा? ये 15 सेंटीमीटर होगा, 30 का आधा, तो ये 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 225 प्लस 100, 325, ये नियरली आ गया 18 सेंटीमीटर। अब पोटेंशियल एट P लिखो, तो K Q1 बाई R प्लस K Q2 बाई R, कॉमन ले लो, K बाई R Q1 प्लस Q2। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 देखो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाई R कितना है? 18 सेंटीमीटर, 18 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 निकालो। ये 9 2 जा 2 2 जा 2 हुआ, तो ये 2 ऊपर गया तो ये 8, तो ये आया कितना? कितना आ गया ये? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर माइक्रो, माइक्रो, ये 18 सेंटीमीटर आ गया, 10 टू पावर 9, ये आ गया 20। चार्ज की वैल्यू कितना है? चार्ज देखो माइक्रो में ही है ना, चार्ज माइक्रो में, तो K 400 इतना बाई R की वैल्यू 18 सेंटीमीटर, 10 टू पावर माइनस 2। हाँ, तो यहाँ देखो ये ऊपर जाएगा तो -4 बचा ना जी, -4, तो ये 10 टू पावर 5 बचा ना, बोल्ड। तो ये कौन सा हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू पावर 5 बोल्ड। आगे बढ़ें, यहाँ क्या दिया गया बच्चों? कहा गया कि इन ए रेगुलर पॉलीगन साइड n है, ईच कॉर्नर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। आपको आइडेंटिकल चार्ज रखा गया हर एक कॉर्नर पे, और उसमें n-1 ही कॉर्नर रखा, मतलब एक कॉर्नर को छोड़ दिया गया। क्लियर? तो आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, इनका रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी। देखो इसको ना एक छोटे एग्जांपल से हम लोग लेके चलते हैं। चलो, मान लो हम कोई एक ऐसे पॉलीगन को कंप्लीट ना लेके एक मैं हेक्सागन ले लिया, लेटे जो मैं ऐसे समझाने के लिए मैंने किया, और इसके हर एक कॉर्नर पे चार्ज रखा। अब किसी एक कॉर्नर को हमने गैप कर दिया, Q Q Q। अब देखो यदि इसके हर एक कॉर्नर पे चार्ज होता तो E एट सेंटर 0 होता। हर एक कॉर्नर पे चार्ज होगा तो E एट सेंटर क्या होगा? 0 होगा। कंफर्म? अब इसको ऐसे सोचें कि यदि एक कॉर्नर पे चार्ज नहीं रखना है तो उसको ऐसे कर सकते हैं, हर एक कॉर्नर पे चार्ज रखो, सब पे Q Q Q, और यहाँ पे Q और -Q रखो। तो सेंटर पे अब देखो माइनस की वजह से फील्ड आ जाएगी, बाकी की वजह से अब यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया ना नेट चार्ज। तो ऐसे कह सकते हैं कि यदि एक कॉर्नर खाली है तो बाकी n-1 की वजह से उतना ही फील्ड आएगी जो एक सिंगल चार्ज की वजह से आएगी। तो हम लिखेंगे E जो आएगा, E इज इक्वल टू फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज
क्यू बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल जो आएगा वो n-1 चार्ज की वजह से आएगा आर दूरी पे। यदि v बाई ई की बात करें कि n-1 क्यू बाई आर डिवाइड बाई के क्यू, ऊपर चला गया आर स्क्वायर, तो k कैंसिल हुआ, q कैंसिल हुआ, r कैंसिल हुआ, n-1 इंटू आर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखो बच्चों, यहां दिया गया है, ये तो रटा रटाया क्वेश्चन कह सकते हो। सॉलिड स्फीयर है और इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया, मतलब चार्ज अंदर भी है और बाहर भी है। अब यदि v का ग्राफ खींचे हम लोग तो r इक्वल टू आर, यहाँ ग्राफ ऐसे आएगा और इधर ग्राफ ऐसे आता है। यहाँ k क्यू बाई आर होता है, यहाँ 3/2 k क्यू बाई आर। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ सही होगा? थर्ड नंबर। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। क्लियर? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो फील्ड को यदि हम लोग दिखाना चाहें तो फील्ड कुछ ऐसे चलेगा। अब इस बात को मैं थोड़ा यहाँ बनाना चाहता हूँ बड़ा करके। ये एंगल कितना है बच्चों? 30। इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये पोटेंशियल 30 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये एंगल 90। तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना आ गया? 120 डिग्री। पक्का? चलो ई बराबर क्या होता है? ई बराबर माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, डेट इज पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 10, गैप 5 सेंटीमीटर में, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ गया 200 वोल्ट पर मीटर। तो ई की वैल्यू 200 वोल्ट पर मीटर, कितना एंगल पे? एक्स एक्सिस के साथ 120। करेक्ट? चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए इसको देखें। यहाँ पे दिया गया है 4 अरेंजमेंट दिया गया है चार्जेस का, और पोटेंशियल एट सेंटर पूछा गया कि इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलो यहाँ पे देखो, इसका पोटेंशियल यदि V1 लिखें तो ये कितने चार्ज की वजह से आ रहा है? देखो -9Q और +2Q। तो V1 कैन बी रिटेन एज -7 KQ बाई कोई दूरी R, ये मान लो दूरी R है। V2 की बात किया जाए, V2 तो ये कितना हो जाएगा? देखो चार्ज देखो -5, तो -5 KQ बाई R। V3 की बात किया जाए, V3 यहाँ पे तो चार्ज कितना हो जाएगा? देखो तो 6 3 9 -9 KQ बाई R। और V4 देखो तो बेटा, V4 तो V4 में चार्ज देखो कितना हो गया? यहाँ से देखो 11 10 8 हो गया, तो -8 KQ बाई R। अब सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कौन है? तो V2 हुआ। V2 सबसे ज़्यादा, उसके बाद आया V1, उसके बाद V4 और सबसे कम V3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डेट इज थर्ड। यहाँ देखिए, फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन इमेजिनरी क्यूब ऑफ साइड ए, है ना, इन फ्रंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। देखो
फील्ड ड्यू टू सीट क्या होती है? सीट के वजह से फील्ड क्या आएगी? तो सीट के वजह से फील्ड आती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी कितना होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अब वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। वैल्यू पुट करो बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को होल स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो ये आएगा आपका सिग्मा स्क्वायर ए क्यूब 8 एप्सिलॉन नॉट, इतना आया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला गया कि ये फिगर शोन इन द सॉलिड हेमिस्फीयर चार्ज इतना कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, है ना, इट्स वॉल्यूम हेमिस्फीयर लाई इन द पॉइंट इतना प्लेस, पॉइंट इतना लोकेटेड एट द प्लेन, इतना दिया गया। तो आपको बताना है कि 15 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल बताना है, ये आउटसाइड है। ये बताओ एस्फीयर जब होता है, इस एस्फीयर में आउटसाइड में पोटेंशियल क्या लिखा जाता है? के क्यू बाई आर। आउटसाइड में के क्यू बाई आर होता है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो इसके हाफ पोर्शन भी लोगे तो पोटेंशियल तो वैसे ही लिखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पोटेंशियल का फार्मूला आ जाएगा हम लोग का V एट P, के जितना चार्ज है डिवाइड बाई R। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9। चार्ज कितना है बेटा? चार्ज 5 नैनो डिवाइड बाई 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदला, तो ये 5 3 जा और 3 3 जा, ये 9 कैंसिल हो गया तो 3 करेक्ट हो गया। सेकंड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है, सब लोग देखो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज दिया है। अच्छा, सेंटर पे निकालना है ना जी, तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली निकालेंगे। तो इसके वजह से जितना माइनस में आएगा इसके वजह से उतना प्लस में। यहाँ देखो माइनस क्यू -3 और तो केवल एक क्यू बचा ना, तो डायरेक्ट लिखो के क्यू बाई आर, भी एट ओरिजिन, तो के क्यू बाई आर। तो ये तो पहला ही हो गया, पहला ही हो गया। आगे आओ, यहाँ क्या दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज क्यू इन द इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? कितना दिया है? वर्क डन। देखो वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन आ जाएगा, फोर्स हो जाएगा क्यू ई डॉट डिस्प्लेसमेंट आर, कुछ दिया हुआ है ऐसे क्यू ई, थोड़ा डॉट प्रोडक्ट करो तो ई का, तो आई का आई के साथ आएगा E1A, 2 का J के साथ तो E2B, और यहाँ इसका 0 हो गया। तो ये वर्क डन कितना आ गया? Q टाइम्स AE1 प्लस, करेक्ट। चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ आओ बच्चों, ध्यान से देखो, कहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इफ द वेरी थिन प्लेट कंडक्टिंग प्लेट मटेरियल प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट ऑफ एरिया ए एंड सेपरेशन डी। देखो यहाँ बोल रहा है कि ये एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर एक हम लोग कंडक्टिंग प्लेट डाले। अभी के हमको पता है के टेंडिंग टू इनफाइनाइट होने वाला, इसका थिकनेस अभी टी मान लो। तो एयर कितना, ये पूरा दिया है डी,
तो हम लोग का C कितना लिखा जाएगा, C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी बाई 1 प्लस टी बाई के। अब यहाँ K को इनफाइनाइट पुट करो और T को 0 पुट करो, तो ये कितना आ जाएगा बताओ तो, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। देखो K का इनफाइनाइट पुट करोगे तो पहले ये 0 होगा और T को 0 पुट करोगे तो ये D माइनस टी डी ही होने लगेगा। तो कैपेसिटेंस हम लोग का कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। आगे देखते हैं, यहाँ दिया गया है कि द ग्राफ शोन वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट ऑफ टू कैपेसिटर A एंड B इंक्रीजिंग द चार्ज, मतलब V वर्सेस Q दिया है। अब यदि यहाँ पे सब लोग देखें, ये एक लाइन ड्रॉ करें हम लोग, तो इस पे Q, यहाँ भी Q ही है, चार्ज Q ही है, और कंसेप्ट लगाएं Q बराबर CV, तो ये हो जाएगा Q बराबर C1 V1 बराबर या CA VA बराबर CB VB, पक्का। यहाँ पे VB इज ग्रेटर देन VA, इसका मतलब कि CB इज लेस देन CA, तो बड़ा कौन हुआ, CA। हायर वैल्यू किसकी होगी, A कैपेसिटर के, क्योंकि इस लाइन पे Q सेम है, दोनों में Q सेम है, तो यहाँ भी निकाल लिया, और Q बराबर C भी दोनों में Q सेम है, तो यहाँ से कंपेयर कर लिया। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ बोला जा रहा है कि इफ द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिनोटेड बाय K और इतना, देन द मटेरियल सुटेबल फॉर द डायलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A K बाई डी, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, जितना K ज़्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा आएगा, तो हमको K ज़्यादा रखना है। अब डायलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होने पर ब्रेक होता है, और जैसे ब्रेक होगा चार्ज का लीकेज होने लगेगा, तो हम उसका स्ट्रेंथ भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो हमको दोनों वैल्यू हाई रखना होगा। क्लियर। कैपेसिटेंस का जो डायलेक्ट्रिक होता है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा रखना है ताकि कैपेसिटेंस ज़्यादा है, और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रखना है कि ब्रेक डाउन ना हो। डायलेक्ट्रिक ब्रेक होंगे तो चार्ज का लीकेज होने लगेगा। यहाँ देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ द कंडेंसर सच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रो, ईच वन गेट पंचर्ड इफ द पोटेंशियल 500 हो जाए। आपको अरेंजमेंट बनाना है जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड आए और कितना वोल्टेज तक अप्लाइड हो, 3000। ये देखो, अब ऐसे सोचो कि एक कैपेसिटर कितना वोल्टेज तक ये पंचर होने के मतलब पंचर नहीं हो सकता है, 500 वोल्ट। हमको अप्लाइड करना है कितना बताओ तो, 3000 वोल्ट। इसका मतलब इस तरह से हमको कितने कैपेसिटर करने पड़ेंगे, 500 वोल्ट, 500 वोल्ट, 2 2 4 और 1 6, 6 35, पक्का। अब ऐसा मैंने किया तो इसमें जो C आया हम लोग का डेट इज इक्वल टू, हर एक 1 का है तो 1/C माइक्रो फैरेड। तो हमने तो यहाँ से यहाँ का 3000 मतलब 3000 वोल्टेज को बैलेंस कर लिया। अब हर एक कैपेसिटर में मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो रहा है, 500, तो ये कोई भी कैपेसिटर पंचर नहीं होगा। लेकिन इक्विवेलेंट तो 1/6 आया, आना कितना चाहिए। तब इसका तरीका है कि इसी तरह का और अरेंजमेंट हम लगाएंगे। मान ली कि इस तरह के हमने n और कर दिए, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर n टाइम्स 1/2 डेट इज इक्वल टू n/2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। n/2 नहीं है, ये 6 है,
1/6 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर 12। तो देखो पहला रो दूसरा रो ऐसे करके कितने रो बनाना होगा, 12। तो 12 ऐसे और एक रो में कितना 6। तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर डेट इज 12 इंटू 6, 72 कैपेसिटर लगेंगे। क्लियर? क्योंकि 3000 वोल्टेज को डिवाइड करना था 500 500, तो 6 इधर लगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड आना चाहिए। एक इस कॉलम रो के अंदर कितना आया 1/6। तो इस तरह के कितने कॉलम को पैरेलल में ऐड करेंगे, तो वो आया 12। तो टोटल नंबर कैपेसिटर 72। आइए यहाँ देखिए 29 नंबर। देखो ए और डी के बीच में पूछा गया, तो ये C1 C2 C3 हो गए सीरीज। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 10 10 और 10। तो इनका इक्विवेलेंट, इन तीनों का इक्विवेलेंट जो निकल के आ गया, ये आया 10/3 और डेट इज पैरेलल टू 10 माइक्रोफैरड। तो पैरेलल है तो ये ऐड हो जाएगा। तो 10/3 प्लस 10 डेट इज इक्वल टू 3.33 प्लस 10 डेट इज 13.33 माइक्रोफैरड। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये तो बहुत ही बेसिक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया कि ए स्मॉल स्फीयर रेडियस r1 हैव द चार्ज q1 is enclosed by a spherical cell of radius r2, which charge will be necessarily flow from the sphere to cell when connected। देखो ये r1 ये r2, इस पे q1 है और इस पे q2। जब आप इनको आपस में कनेक्ट करोगे तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। चार्ज जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तक फ्लो करता रहेगा। क्लियर बात समझ में? और फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस क्या आने वाला है, 0। तो चलो पहले देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आता किसके वजह से। तो चलो इसका ए मान ले, इसको बी। तो पोटेंशियल ऑफ ए क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ ए के Q1 बाई R1 प्लस के Q2 बाई R2। पोटेंशियल ऑफ बी के Q1 बाई R2 प्लस के Q2 बाई R2। यदि अब हम लोग बात करें VA माइनस VB, तो देखो ये तो सेम है, डेट इज इक्वल टू के Q1 1/R1 माइनस 1/R2। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो ओनली चार्ज ऑन इनर स्फीयर। आउटर स्फीयर पे चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। और बाद में हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है भैया, 0। इसका मतलब ये Q1 को क्या होना पड़ेगा, 0। तो ये चार्ज को 0 होने के लिए चार्ज फ्लो करके कहाँ चला जाएगा, आउटर पे। तो चार्ज कौन सा फ्लो करने वाला है, Q1। चार्ज कौन सा फ्लो करने वाला है, Q1। समझ में आया? दो कोसेंट्रिक सेल के अंदर, या दो कोसेंट्रिक, एक स्फीयर है और एक सेल है, उनके सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस ओनली ड्यू टू बाहरी सेल के चार्ज की वजह से आता ही नहीं, सिर्फ ओनली ड्यू टू इनर स्फीयर के चार्ज की वजह से। अब पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करने पे 0 होना है, इसका मतलब इस पे चार्ज फाइनली क्या होगा, 0। इसका मतलब Q1 चार्ज फ्लो करके कहाँ चला जाएगा, आउटर स्फेरिकल सेल पे। 31 को देखो बेटा, 31 को क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि एक कैपेसिटर है चार्ज बाय द बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड U, बैटरी इज नाउ रिमूव्ड। देखो जब चार्ज कैपेसिटर को करके अब बैटरी हटा लेते हो तो इसमें Q अब कांस्टेंट रहता है। यदि ये बैटरी से कनेक्टेड होता
तो भी कांस्टेंट रहता है। अब कितनी एनर्जी यूज स्टोर हुई, Q²/2C। अब अगले केस में क्या कर रहे हैं कि इनके बीच नाउ द सेपरेशन बिटवीन देम डबल। पहले ये D सेपरेशन पे था, अब सेपरेशन कितना कर दिया 2D, तो C डैश क्या हो गया, अब साइलेंट नॉट A/D, तो ये हो गया 2, तो C/2 हो गया। तो नया पोटेंशियल एनर्जी Q तो सेम रहने वाला, Q बदलने वाला नहीं है क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, Q सेम रहेगा बाय C। इस बार कितना हो गया C/2, और C/2 करोगे तो ये U/2 आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, हमने क्या किया, सेपरेशन डबल कर दिया। सेपरेशन डबल किया तो कैपेसिटेंस आधा हो गया, कैपेसिटेंस आधा किया तो ये वैल्यू चली गई ऊपर Q²/2C, तो डेट इज इक्वल टू 2U। तो जो एनर्जी है पहले से डबल हो गई। आइए यहाँ ध्यान दो बच्चों, कहा जा रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हैज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस बिटवीन द प्लेट, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, एरिया इतना दिया है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हाँ या ना, एनर्जी डेंसिटी हाफ ऑफ साइलेंट नॉट E², अब वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू D, एरिया इंटू D, तो इजली आ गया हाफ ऑफ साइलेंट नॉट E², एरिया इंटू D। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। आगे बढ़ो, क्या दिया जा रहा है, यहाँ ध्यान दो, कह रहा है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी थ्रू द की डायलेक्ट्रिक स्लैब इज कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट, द एनर्जी व्हिच स्टोर्ड बिकम K टाइम्स। देखो यहाँ पे बैटरी से कनेक्टेड है, अब बैटरी से कनेक्टेड है तो इस बार भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। अब भी कांस्टेंट होगा तो एनर्जी क्या होती है, हाफ CV², बाद में एनर्जी हाफ C डैश कितना हो जाएगा, CK_V², मतलब K टाइम्स ऑफ U होगा ना, तो ये तो ट्रू बात हो गई, क्लियर। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज। सरफेस डेंसिटी की बात किया है, किसकी बात किया, सरफेस डेंसिटी। अब K टाइम्स, अब यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान दो, कह रहा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी थ्रू य की, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट, देन एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड बिकम K टाइम्स। यहाँ पे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी थ्रू ए की एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, द एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड बिकम K टाइम्स। यदि बैटरी से कनेक्टेड है तब तो ऐसा ही है। फिर कह रहा है द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट रिमेन कांस्टेंट। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात किया जाए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा बराबर Q बाई A, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। अब देखो दो कहानी, इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे पहले बात समझो। यदि बैटरी से कनेक्टेड है तो भी फिक्स, Q बदलेगा, और Q बदलेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बदलेगी। तो यदि ये बैटरी से कनेक्टेड है तो एनर्जी K टाइम्स होगी, और चार्ज की वैल्यू Q बदलेगा तो चार्ज बदलेगा। यदि ये चार्ज करके बैटरी से हटा लिए
चार्ज करके बैटरी से हटा लिए, तब आप डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो, आप उसके बाद डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो, तो उस समय चार्ज कांस्टेंट होगा, है ना। तो ये केस जब है व्हेन सेल इज कनेक्टेड। हाँ, ये है आफ्टर रिमूव्ड। तो रिमूव करोगे तो Q रहेगा कांस्टेंट, Q रहने वाला है क्या, कांस्टेंट। अब इस केस में क्या होने वाला है, U बराबर होता है Q स्क्वायर बाई 2C, U डैश हो गया Q स्क्वायर बाई 2CK, और यहाँ पे सिग्मा बराबर Q बाई A। तब दोनों केस को समझ लो भाई, दोनों केस को, बैटरी कनेक्टेड है, अब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो, तो उस समय भी कांस्टेंट, Q वेरी करेगा। दूसरा, बैटरी को रिमूव कर दिया, बैटरी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो चार्ज कांस्टेंट है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड बोला है, थ्रू ए की, थ्रू ए की, मतलब की को आपने दबाया, बैटरी चार्ज हुई, और उसके बाद की को छोड़ दिया। इसका मतलब कि बैटरी को चार्ज करने के बाद कनेक्शन हट गया, तो कौन सा चलेगा हम लोग का, ये वाला पोर्शन। तो इस वाले केस में आपका एनर्जी जो है डिवाइड बाई के होगा, तो ये डिक्रीज होगी, तो ये हो जाएगा फॉल्स, और यहाँ पे चार्ज जो रहेगा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो उस केस में असर्शन इनकरेक्ट और रीजन इज करेक्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन ए हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितना दूरी पे बाउंडेड है, 0.3 पे। तो आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी, टेकिंग द पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट सेपरेशन पे 0। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज के Q1 Q2 बाई R। चलो वैल्यू पुट करो, 9 × 10⁻⁹। अच्छा यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एक चार्ज की वैल्यू हम लोग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम रखेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही रहने देंगे, डिवाइड बाय 0.53 × 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम में। क्लियर है। अब ये बताओ ये वैल्यू कितना आया, यहाँ ध्यान से देखो, -9 × 1.6 × 0.53 हुआ, इंटू इसको देखो 19 गायब हो गया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे आ गया, ये इसका 2 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 3.2, और 3.2 का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा माइनस, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। आगे देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, असर्शन रीजन है, a charge capacitor is disconnected from the battery. Now if the plate are separated further, potential will fall. Potential will क्या दिया है बच्चों, fall. यहाँ पे देखो, a charge of capacitor is disconnected from the battery. अब बैटरी से हटा दिया गया, तो Q रहने वाला है कांस्टेंट. Q क्या रहने वाला है, कांस्टेंट. Q कांस्टेंट है. अब इनके बीच का सेपरेशन को फर्दर सेपरेशन बढ़ाने से C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी. सेपरेशन बढ़ाए तो C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी डैश. सेपरेशन बढ़ाए तो C डैश क्या हो गया, घट गया. C डैश घटा तो एनर्जी क्या लिखी जाएगी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, क्योंकि Q कांस्टेंट है. अब देखो C घटा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. इन्होंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी फॉल हुआ, तो ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हुआ. स्टेटमेंट 2, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्जिंग. तो किसी भी जितना चार्ज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर
इज इक्वल टू वर्क डन इन चार्जिंग। सही बात है, वर्क डन जितना में, तो स्टेटमेंट यहाँ पे पहला फॉल्स हो गया और दूसरा ट्रू हो गया, तो ये 4 होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो क्या बोला गया है कि ए 600 पिकोफैरड कैपेसिटर चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई, then disconnected from supply and connected to another charge on charge capacitor, how much electrostatic energy will loss। तो देखो जब कभी भी दो कैपेसिटर को आप कनेक्ट करते हो तो हीट लॉस का फार्मूला 2 आता है। हीट लॉस बराबर आता है हीट लॉस हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो यहाँ कितना है बताओ तो, देखो हाफ C1 कितना है 600 अब प्लस करोगे तो 1200 पिको फैरड है ना, कहाँ गया पिको फैरड, तो 10 टू पावर माइनस 12 V1 माइनस V2 करो तो 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो अब ये वैल्यू सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये आएगा 2 टाइम्स, तो ये हो गया 600 डिवाइड बाई 4 इंटू, यहाँ देखो यहाँ आया 10 टू पावर माइनस 12 और ये आया 4 इंटू 10 टू पावर 4, तो ये आ गया आपका 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। करेक्ट? चलिए यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या दिया गया है कि 7 कैपेसिटर है, 7 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस दिया 2 माइक्रो कनेक्टेड इन कॉन्फ़िगरेशन। ऑब्टेन द इफेक्टिव कितना लाना है, तो देखो इसका आसान तरीका कि सबका निकालो, जिसका आ जाए मैच करा दो। जैसे 1 2 3 4 5 कैपेसिटर पैरेलल में, तो इसका कितना आ जाएगा, इसको मिल के देखोगे तो ये 10 माइक्रो फैरड, और ये कितना है ये देखो तो ये 2 माइक्रो फैरड 2 माइक्रो फैरड, तो 2 2 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला कैपेसिटर हो गया 1 माइक्रो फैरड और ये था 10 माइक्रो फैरड। अब इनका C इक्विवेलेंट निकालो तो मल्टीप्लाई बाई सम। ओ ये तो पहला ही आ गया, 10/11 ही था ना, तो ये तो पहला ही करेक्ट हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, चाहो तो चेक करके देख लो बाकी सबको। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है कि एक गैंग क्या है, ये गैन कैपेसिटर इज फाउंड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स। देखो इसका कंसेप्ट क्या है, सब लोग यहाँ ध्यान से सुने। दो अपोजिट प्लेट के बीच में कैपेसिटर बनता है, जैसे एक यहाँ कैपेसिटर बनेगा एक यहाँ बनेगा, कितने कैपेसिटर बने 1 2 3 4 5 6 7 8 कैपेसिटर बने, और हर एक कैपेसिटर ए से बी के बीच में, तो C इक्विवेलेंट आ गया 8C 8। ये क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, वैल्यू पुट करो 8, एप्सिलॉन नॉट कितना होगा 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, एरिया कितना दिया बच्चों 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 डिवाइड बाई D की वैल्यू 0.885 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, इसको यदि आप कैंसिल करते हो तो ये ऊपर 10 बचा, ये कैंसिल हो गया, अब ये आया कितना, यहाँ ध्यान से देखो 40, तो ये 400 आया ना, ये कितना था एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू पावर माइनस 12, यहाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ ध्यान दो, यहाँ दो
इंटू 10⁻⁻12 था। तो चलो करते हैं इसको। ये आया 400 इंटू 400 हुआ ना, ये 10, 5 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। चलो इसको इससे करो तो ये 10⁻⁻2 बचा, तो 400 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻2, तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। तो ये आ जाएगा 4 पिको फैरेड। कैलकुलेशन एक बार देख लो। आइए यहाँ देखते हैं। बोला गया है कि इन द गिवन नेटवर्क वैल्यू ऑफ सी सच दैट इक्विवेलेंट कितना आ जाए, इक्विवेलेंट 3 माइक्रोकूलम। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो इन दोनों को मिला के आ जाएगा 1 माइक्रो फैरेड। 1 माइक्रो और 1 मिलके फिर से कितना हो जाएगा, 2 माइक्रो फैरेड। यहाँ पे देखो 6 और 12 मिलके, ये दोनों मिलके कितने आ जाएंगे, 4 माइक्रो फैरेड। अब 4 मिलके आ जाएंगे 8 माइक्रो फैरेड। अब ऊपर देखो 2 और 8 सीरीज में, 8 और 2 सीरीज में, 2 और 8 यहाँ भी, 2 और 8 यहाँ भी सीरीज में। तो 2 और 8 का पहले सीरीज निकालो, 2 और 8 डेट इज इक्वल टू 16/10। तभी एक्चुअल में ऐसे हो गया, ए, ये सी है, ये ऊपर आ गया 16/10, नीचे भी 16/10, और ये सी। अब इसको चाहो तो लिख सकते हो, ये सी ये पैरेलल में है, तो ये 32/10 आया बच्चों। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c प्लस, ये 1 करेंगे तो 10/32 हो जाएगा। बोलो, ये 1 कितना दिया हुआ है, 3, डेट इज इक्वल टू 1/c प्लस। क्लियर हुआ? चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। चलो 1/c इज इक्वल टू 1/c इक्वल टू 1/3 माइनस 10/32। इसको रख लो, एलसीएम ले लो इसका 96 ले लिया है ना, तो ये आएगा 32 माइनस 30 मतलब 2/96। तो सी आ गया 96/2, 48 हो गया क्या? क्लियर? पहले इन दोनों को सीरीज में जोड़ा, सीरीज में जोड़ने पे 4 आया, 4 और 4 पैरेलल होके 8 हो गया। यहाँ पे देखो 1 सीरीज तो 2 सीरीज तो 1 हो गया, 1 पैरेलल तो 2 हो गया। अब 2 8 इन दोनों को पहले सीरीज जोड़ के फिर पैरेलल किया और इनको फिर ऐड कर दिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दो। यहाँ बोला गया कि एक पैरेलल प्लेट A or capacitor has capacitance C. When it have filled with the dielectric constant 5, then percentage increase in the capacitance will be। पहले कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, बाद में C डैश कितना होगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट AK/D डेट इज इक्वल टू 5 एप्सिलॉन नॉट K ए हुआ जी। अच्छा, आधा फील्ड किया गया, पूरा नहीं फील्ड किया गया, 1 से ये पूरा का पूरा फील्ड नहीं किया गया। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो एप्सिलॉन नॉट A D/2 K प्लस D/2 इंटू 1
डेट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई के की वैल्यू 5 रखो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 10 है, 10 एलसीएम ले लिया तो 1 + 5 इंटू डी डेट इज इक्वल टू 10/6 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डेट इज इक्वल टू 5/3 सी, है ना। द परसेंटेज चेंज ऑफ सी डेट इज इक्वल टू सी डैश माइनस सी बाई सी इंटू 100 डेट इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1 इंटू 100 2/3 इंटू 100 डेट 66.66 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ बोला जा रहा है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए प्लेट सेपरेटेड डी दिया गया है और डायलेक्ट्रिक K1 K2 K3 फिगर में भरा गया है। तो आपको इसका K इक्विवेलेंट निकालना है। चलो मैं इसको ना थोड़ा बदलता हूँ। देखो ये वाला कैपेसिटर K2, ये वाला K1, ये K3, ये भी K3, पक्का। ये वैल्यू कितना होगा, देखो एरिया भी आधा और डी भी आधा, तो ये कितना लिखा जाएगा, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2 इंटू K1, मतलब C1 इज इक्वल टू CK1। इसी तरह ये C2 इज इक्वल टू CK2 होगा, ये कितना हो जाएगा, C3 इक्वल टू CK3, ये भी CK3। क्लियर बच्चों। अब सब लोग यहाँ ध्यान से सुने, ये दोनों अब सीरीज में जुड़ेंगे, सीरीज में जुड़ेंगे तो इनका कितना आने वाला है, सब लोग यहाँ ध्यान से देखो। यहाँ ध्यान से देखिए, ये सीरीज में होंगे तो मल्टीप्लाई बाई सम, ये आएगा K1 K3 बाई K1 प्लस K2, ये आएगा K2 K3 बाई K2 प्लस K3। अब इसके बाद ये दोनों पैरेलल में जुड़ेंगे तो पैरेलल में कितना आ जाएगा, C कॉमन ले लो, K1 प्लस K3 अपान K1 इंटू K3 प्लस, यहाँ गड़बड़ की, K3 यहाँ होगा। चलो लिख रहे हैं, कॉमन लिया तो K1 K3 अपान K1 प्लस K3 प्लस K2 K3 अपान K2 प्लस K3। अच्छा, इसको कंपेयर किससे करेंगे, तो यदि हम लोग मान लें कि एक ही कैपेसिटर होता जिसमें K इक्विवेलेंट होता, तो इसका C कितना आता, एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K इक्विवेलेंट, मतलब CK इक्विवेलेंट, पक्का। तो K इक्विवेलेंट कंपेयर करोगे तो K इक्विवेलेंट ये होना चाहिए। देखो यहां से यही ना हम लोग का फाइनल C इक्विवेलेंट आया, तो ये K इक्विवेलेंट आया ना, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो ये आपका बोनस जाएगा, ये बोनस है जिसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ क्या बोला गया कि ए चार्ज बॉडी है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई एसोसिएटेड विद बॉडी नाउ प्लेस इनसाइड द मेटेलिक कंटेनर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, यदि कोई बॉडी है, इसका फ्लक्स दिया है Q in बाई एप्सिलॉन नॉट,
अभी इसको एक दूसरे मेटेलिक बॉडी के अंदर कर दिए तो अभी भी क्यू इन, तो क्यू इन के बराबर ही होगा, तो φ2 इज इक्वल टू φ1 होगा। φ2 इज इक्वल टू φ1 या φ1 इज इक्वल टू φ। यहाँ देखो कह रहा कि 4 प्लेट, देखो ये प्लेट बी है, ये भी प्लेट बी है, ये ए है ए, तो एक तो कैपेसिटर यहाँ बना, एक यहाँ बना, हाँ दोनों ए बी के बीच में, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 2C, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन देखो बेटा कितना आया, Q1 कितना है -14 नैनो है, ये भी नैनो में, सब नैनो में, तो नैनो बाहर रख लेंगे, प्लस 78.85 माइनस 56 इंटू नैनो डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कन्फर्म। चलो इनको ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट करो तो ये आया 8.85 इंटू 10⁻⁹ बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, 10⁻³ है ना। तो चार्ज देखना होगा ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा पर कूलम, ये ऑप्शन ना होके पहला ऑप्शन करेक्ट होगा यूनिट के अनुसार, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया, तो ये हो जाएगा यूनिट के अनुसार। आइए यहाँ पे देखते हैं एक बार। इन द गिवन सर्किट व्हेन स्विच एस इज क्लोज देन द चार्ज ऑन कैपेसिटर ए एंड बी। देखो प्लस चार्ज का प्लेट प्लस चार्ज से कनेक्ट किया गया, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा कॉमन, Q बराबर होता है C भी, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो Q1 रेशियो Q2, C1 रेशियो C2। C1 कितना है 6:3, तो 2:1। Q टोटल कितना है, टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ 3 और यहाँ 6, 3Q प्लस 6Q डेट इज इक्वल टू 9Q। तो चलो Q1 कितना आएगा, Q1 बराबर 2/3 इंटू 9, तो ये 6Q आएगा। Q2 कितना आएगा, Q2 इज इक्वल टू, तो 1/3 इंटू 9 डेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3Q, तो कितना आ जाएगा 6Q एंड 3Q। तो बच्चों ये क्वेश्चन पेपर का